जय हिंद। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल ग्लोरी ऑफ विलेज में। तो कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, एकदम अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो प्यारे बच्चे, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं 75 सब्जेक्टिव क्वेश्चन। अब सोचिएगा कि केवल एक वीडियो में 75 क्वेश्चन कैसे सर पढ़ाएंगे। तो देखिए, केवल एक वीडियो में नहीं, ये आपका फर्स्ट सीरीज है, ठीक है। इसमें केवल आपको 15 सब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा और ये 75 सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके महत्वपूर्ण वीवीआई, मोस्ट वीवीआई जो हम बताएंगे ना, समझिए प्यारे बच्चे, ये 75 में से ही आपके बोर्ड एग्जाम में छपे हुए रहेंगे। मैं गारंटी के साथ, मैं दावे के साथ कह सकता हूं। तो प्यारे बच्चे, आप सभी लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिएगा और अगर आप लोग अभी नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लेंगे और अपने दोस्तों में शेयर करेंगे। और अंत तक वीडियो देखने के बाद प्यारे बच्चे, अगर आपको अच्छा लगेगा कि हाँ सर जो कह रहे हैं एकदम आएगा, तो लाइक भी करेंगे प्यारे बच्चे। फर्स्ट सीरीज के फर्स्ट क्वेश्चन का शुरुआत करते हैं प्यारे बच्चे। और जितना भी बताएंगे ना, यानी कि 75 क्वेश्चन हम बताएंगे सब्जेक्टिव आपका, उसी 75 में से 76वां कोई क्वेश्चन नहीं होगा। उसी 75 में से आपका जो 30 क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछेगा वही रहेगा प्यारे बच्चे। तो चलिए हम लोग पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और आप लोग को देखिए, बहुत अब सबसे ज़्यादा आप लोग को रिकॉर्डेड क्लास मिलेगा, वो जितना मिलेगा रिकॉर्डेड क्लास मिलेगा प्यारे बच्चे, ठीक है। कुछ समस्या है और उस समस्या को लेकर के हम केवल रिकॉर्डेड क्लास ही आप लोगों के तक पहुंचाएंगे, ठीक है। बीच बीच में लाइव भी आते रहेंगे, आप लोग को टेंशन नहीं लेना है प्यारे बच्चे, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन है हम लोग का प्यारे बच्चे, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन है पुरातत्व क्या है, ठीक है। क्वेश्चन कई प्रकार से पूछ सकता है। पुरातत्व क्या है पूछ सकता है, पुरातत्व से आप क्या समझते हैं पूछ सकता है, पुरातत्व किसे कहते हैं पूछ सकता है, पुरातत्व से क्या तात्पर्य है पूछ सकता है। लेकिन जवाब इसका एक ही होगा प्यारे बच्चे, ठीक है, समझिएगा। पुरातत्व वह विज्ञान है, यानी कि पुरातत्व वह विज्ञान है प्यारे बच्चे, जिसके माध्यम से पृथ्वी के गर्भ में छिपी हुई पुरानी वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है। यानी कि क्या होता है जी, पृथ्वी के गर्भ में जितनी पुरानी वस्तु छिपी रहती है उसको क्या किया जाता है जी, उसी के माध्यम से क्या किया जाता है, उसका अध्ययन किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है और मानव संस्कृति के क्रियाकलाप को समझने की कोशिश की जाती है। तो उसके मतलब की व्याख्या करने का जो कार्य होता है वही क्या कहलाता है प्यारे बच्चे, पुरातत्व कहलाता है। इस तरह से जब आप अपने बोर्ड एग्जाम में लिखिएगा 2 नंबर आपका प्यारे बच्चे फिक्स हो जाएगा, ठीक है, आपका 2 नंबर फिक्स हो जाएगा। तो देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2025 के बोर्ड एग्जाम के लिए प्यारे बच्चे, 2025 के बोर्ड एग्जाम के लिए एकदम मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए एकदम महत्वपूर्ण है। देखिए, इतना जोर देके कर रहे हैं ना, याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए हम लोग सेकेंड नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं प्यारे बच्चे। चलिए अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चे, ठीक है, कार्बन 14 विधि से आप क्या समझते हैं, ठीक है। कार्बन 14 विधि से आप क्या समझते हैं या फिर कार्बन 14 पद्धति से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन जो जवाब होगा ना प्यारे बच्चे, जवाब वही होगा, ठीक है। देखिए, जैसा कि हम जानते हैं कि तिथि निर्धारण की वैज्ञानिक विधि को कार्बन 14 विधि कहा जाता है। यानी कि तिथि निर्धारण, यानी कि कहिया के है, कौन वस्तु है तो कब का है, ठीक है, वही निर्धारण करने के लिए कार्बन 14 विधि का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। कोई भी वस्तु हो जीवित अवस्था में कार्बन 14 और कार्बन 12, किसी भी वस्तु में जो जीवित हो उसमें, ठीक है, कार्बन 14 और कार्बन 12 समान मात्रा में पाया जाता है। लेकिन जैसे ही उसकी मृत्यु या विनाश हो जाता है, उस अवस्था में कार्बन 14 जो होता है वो निरंतर क्या होते रहता है, क्षय होते रहता है, यानी कि घटते रहता है। लेकिन कार्बन 12 जो होता है वो समान मात्रा में रहता है, वहीं कार्बन 14 जो होता है वो घटते जाता है। तो कार्बन 14 की मात्रा जितना कम होता है ना, वो वस्तु उतना ही पुराना माना जाता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इसको आप लोग समझ गए होंगे प्यारे बच्चे, ठीक है। इस विधि की खोज अमेरिका के प्रख्यात रसायन शास्त्री लिविदेव द्वारा 1946 ईस्वी में, ठीक है, की गई थी। इस विधि के अनुसार किसी भी जीवित वस्तु में कार्बन 12 एवं कार्बन 14 समान मात्रा में पाया जाता है। अभी बोल के गए हैं, समान मात्रा में पाया जाता है। मृत्यु अथवा विनाश की अवस्था में कार्बन 12 तो स्थिर रहता है, यानी कि कार्बन 12 जितना रहेगा ना उतना ही रहता है। लेकिन कार्बन 14 जो रहता है वो घटते जाता है। मगर कार्बन 14 का निरंतर क्षय होने लगता है, अर्थात जिस पदार्थ में कार्बन 14 की मात्रा जितनी कम होती है वह उतनी ही प्राचीनतम मानी जाती है, यानी कि वह उतनी ही पुरानी मानी जाती है प्यारे बच्चों, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ इस सेकेंड नंबर क्वेश्चन भी आप लोग आसानी से समझ गए होंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हम लोग थर्ड नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। थर्ड नंबर क्वेश्चन हम लोग का, अभिलेख किसे कहते हैं प्यारे बच्चे, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है। एकदम देखिए,
अब कहिएगा कि सर अपने सन वन लिख ले रहते कि कहिया कहिया पूछ ले भाई, वो की कोनो जरूरत नहीं है, मन लगा के पढ़िए, बस यही जरूरत है। ठीक है, देखिए पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण, यानी कि पत्थर पर, जैसे अभी देखिएगा मतलब कि कई ऐसे मतलब कि गली नाली पक्कीकरण योजना होता है जो बना एकदम शिलालेख पर लिखा, ठीक उसी तरह से, या फिर कहीं दूसरे जगह पर जाइएगा तो केहू कुछ बनवैले रहता है तो अपन नाम उम सब लिखवैले रहता है, उसी तरह से होता था। ठीक है, उत्कीर्ण किए गए पाठन सामग्री को अभिलेख कहते हैं। ठीक है, पत्थर अथवा धातु जैसे अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण यानी कि लिखा गया, ठीक है, किए गए पाठन सामग्री को जिसको पढ़ा जा सके उसी को क्या कहते हैं, इसी अभिलेख कहते हैं। ज्यादातर अभिलेख दीवारों, मुद्राओं, स्तंभों, शिलाओं एवं प्रतिमाओं आदि पर खुदे हुए मिलते हैं। ठीक है, तो आसानी से इसको भी आप याद कर लीजिएगा, याद ही हो गया होगा अभी भाई। ठीक है, एक बार देखिए याद करने के लिए ना आप लोग ज्यादा टेंशन ना लीजिएगा, 2 बार पढ़िए उसके बाद लिखना शुरू कीजिए, याद हो जाएगा। ठीक है, ज्यादा देखिए रटिएगा नहीं, रटने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। ठीक है, समझिएगा उसके बाद आप करते जाइएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग प्यारे बच्चे 4th नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, प्राचीन भारतीय इतिहास अध्ययन के किन्हीं 3 स्रोत बताएं, यानी कि प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के लिए कोनो 3 गो स्रोत बताना है प्यारे बच्चे। तो सबसे साहित्यिक स्रोत, साहित्य में जो स्रोत बताया गया है, जैसे बौद्ध धर्म के साहित्य में बताया गया है, जैन धर्म में बताया गया है, अरे भाई हो जाएगा। पुरातात्विक स्रोत, पुरातत्व से मिला हुआ है जो है ना, हड़प्पा सभ्यता में सबसे पहले पुरातत्व के द्वारा ही खोज किया गया ना, समझे। उसके बाद विदेशी विवरण, विदेश से जो लोग यात्रा करके आए हुए थे वो लोग अपने यात्रा वृत्तांत में ना लिखले हैं कि मतलब कि इस समय ये था, इस समय ये चीज था ना। चलिए, तो साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत और विदेशी विवरण के द्वारा पता चलता है किसका जी, प्राचीन भारतीय इतिहास का। ठीक है, तो इसमें कोई समस्या ही नहीं है, ये 3 लिखिएगा आपका 2 नंबर कंप्लीट हो जाएगा प्यारे बच्चे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के 4 प्रमुख नगरों के नाम लिखे। हड़प्पा सभ्यता के 4 प्रमुख नगर का नाम लिखना है, तो याद ही होगा भाई, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा, 4 गो हो गया भाई, याद रहेगा, इतना काहे नहीं याद रहेगा, एकदम याद रहेगा। ठीक है, उसके बाद प्यारे बच्चे हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, अगर आप लोग सोच रहे हैं कि सबसे ज्यादा हड़प्पा सभ्यता से ही क्वेश्चन क्यों बताते हैं सर, तो सबसे ज्यादा हड़प्पा सभ्यता से क्वेश्चन पूछता है प्यारे बच्चे। ठीक है, 25 नंबर तक का आपको इस साल पूछेगा, 25 नंबर से प्लस पूछेगा केवल फर्स्ट चैप्टर से, और नहीं पूछा ना 25 नंबर से प्लस तो हम पढ़ाना छोड़ देंगे। इतना अब इससे बड़ा चीज हम क्या कह सकते हैं, दूसरा कुछ नहीं कह सकते हैं, बस यही कह सकते हैं कि 25 नंबर से ज्यादा केवल एक चैप्टर से पूछेगा प्यारे बच्चे, फर्स्ट चैप्टर। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता से 25 नंबर से प्लस पूछेगा। ठीक है, चलिए हम लोग पढ़ते हैं। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता की नगर योजना का वर्णन करें, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है प्यारे बच्चे। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता की नगर योजना का वर्णन करना है। देखिए तो समझिएगा प्यारे बच्चे, सिंधु घाटी सभ्यता अपनी नगर योजना तथा भवन निर्माण कला के लिए प्रसिद्ध थी। उस समय का स्नानागार से लेकर के, ठीक है, आप वहाँ के अन्नागार देखिए, या फिर वहाँ के मतलब कि भवन देखिए, वहाँ के नाला नाली देखिए ना, सड़क का चीज़ देखिए, मतलब कि सड़क जो था वो भी एकदम यूनिक ही था, सब कुछ जो था ना वो एकदम यूनिक था इस समय के अपेक्षा प्यारे बच्चे। ठीक है, सबसे बड़े नगर एक सुनिश्चित योजना के आधार पर बने थे। नगरों का अपना अपना दुर्ग था, हर नगर का अपना एक दुर्ग था जिसमें शासक वर्ग के लोग रहते थे, और उसमें शासक वर्ग के लोग रहते थे, यानी कि बड़े बड़े लोग रहते थे जो शासक वर्ग के थे। प्रत्येक नगर नदी के किनारे बसा हुआ था, जो भी नगर था ना वो सब के सब कोनो ना कोनो नदी के किनारे बसा हुआ था। ठीक है, तथा इसमें बड़े पैमाने पर पकाई गई ईंटों का प्रयोग किया जाता था। अब मान लीजिए नाला बनाने में या फिर घर कुछ भी बनाने में सबसे ज़्यादा यूज किया गया था पक्का ईंट का। ठीक है, जैसे अभी भी हम लोग क्या करते हैं, केवल पक्की ईंटों का ही यूज करते हैं। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन का आंसर भी आप लोग समझ गए होंगे, इसको भी आप इस तरह से लिखिएगा, आपको 2 नंबर एकदम मिलेगा। ठीक है, अभी तैयारी 2 नंबरों वाली हो रही है प्यारे बच्चे। ठीक है, उसके बाद 5 नंबर की तैयारी होगी, 1 नंबर तो एकदम अपने मुट्ठी में भाई। ठीक है, जब चाहे तबे करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, बस आप लोग प्यार दुलार सपोर्ट बनाए रखें। आगे बढ़ते हैं हम लोग एकदम भाई, इस वीडियो को तो वायरल करना है भाई। ठीक है, एकदम, क्योंकि हम गारंटी लेते हैं 75 क्वेश्चन में से प्यारे बच्चे, 75 क्वेश्चन के लिए हम 5 क्लास लेकर के आए हैं, 15-15
ठीक है, 15-15 लेकर के आए हैं प्यारे बच्चे। और ये 15-15 क्वेश्चन का जो क्लास है ना, इसी 75 क्वेश्चन में से आपका एकदम 30 क्वेश्चन रहेगा, 30 क्वेश्चन रहेगा इसी 75 में से, एकदम गारंटी है प्यारे बच्चे, समझे। हड़प्पा लिपि या सिंधु लिपि से आप क्या समझते हैं? अब अभी केवल आपका अभी फर्स्ट चैप्टर से ही क्वेश्चन मिल रहा है भाई, सोचने वाली बात है। तो 25 नंबर यही तरह नहीं ना आएगा ना, 25 नंबर की तैयारी भी करनी पड़ेगी, समझे, ठीक है। तो 25 नंबर तक का फर्स्ट चैप्टर से इस साल क्वेश्चन पूछने वाला है, ठीक है। जैसा कि हम जानते हैं हड़प्पा की लिपि अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है, हड़प्पा की जो लिपि है अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है। अच्छा ये बताइए, अशोक के अभिलेखों को पढ़ा जा चुका है? पढ़ा जा चुका है ना जी। कौन पढ़ ले है? तो जेम्स प्रिंसेप पढ़ ले है ना। सबसे ज्यादा का लिखा था जी? प्रियदर्शनी। प्रियदर्शनी चाहे हाँ मतलब कि अच्छा मुखों वाली राजा, ठीक है, इस तरह से लिख लेता। कई जगह अशोक का नाम भी मिला है ना। जेम्स प्रिंसेप क्या था जी? तो ईस्ट इंडिया कंपनी का एक अधिकारी था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अक्षरों के चित्र अथवा चिन्ह के माध्यम से दर्शाया गया है। सबसे ज्यादा हड़प्पा सभ्यता में अक्षर वगैरह, अक्षरों से ज्यादा क्या चीज है जी? चित्र है। अक्षर जो है ना वो चित्र के माध्यम से बताया गया, यानी कि भाव चित्रात्मक लिपि है, ठीक है। विद्वान इसे भाव चित्रात्मक लिपि कहते हैं। देखिए आ गया, ठीक है। हड़प्पा लिपि दाएं से बाएं तथा बाएं से दाएं दोनों ओर से लिखा जा सकता था, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी लिपि धौलावीरा की है। धौलावीरा की जो सबसे बड़ी लिपि मिली है, ठीक है, सभ्यता में, ठीक है। लिखावट के साक्ष्य काफी अधिक है। सबसे बड़ा लिपि जो मिलल है मैंने लिखावट, वो धौलावीरा से मिला है, ठीक है। सभ्यता में लिखावट के साक्ष्य काफी अधिक है। अतः ऐसा लगता है कि हड़प्पा सभ्यता में व्यापक साक्षरता विद्यमान थी, यानी कि सभी लोग क्या थे जी? पढ़े लिखे थे और ज्यादा पढ़े हुए लोग थे ना जी। ये वगैरह के जैसा देखिए, ये इस समय के लोग है ना, मतलब कि सबसे ज्यादा लोग सोचते हैं ना कि हम अब मतलब कि जैसे 10th पास आउट हुए तो कुछ ना कुछ कमाने लगे। अब कमाने के चक्कर में पढ़ाई अब भूल जाता है लोग। जब क्योंकि 2 पैसा आने लगता है ना, ठीक है, 2 पैसा जब कमाने लगेगा, बाद में पढ़ाई के चक्कर में हाथ में पैसा नहीं रहेगा ना तो पढ़ाई छोड़ देगा। अरे भाई क्या पढ़ेंगे, हटरावा कमैले नीमन है। तो पढ़ाई सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, समझे। अरे भाई कीजिए, सब कुछ कीजिए, लेकिन पढ़ो कीजिए, समझे। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चे। अगला क्वेश्चन है हम लोग का, ध्यान दीजिएगा। हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारणों का वर्णन करें। इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, या फिर सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के कारणों का वर्णन करें, या फिर हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ, इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। अरे भाई 2 नंबर में भी पूछ सकता है, ये 5 नंबर के लिए भी पूछ सकता है। तो चिंता वाली बात नहीं है, हम बता रहे हैं, आप लोग लिखिएगा, एकदम गारंटी है भाई, ऐसे नहीं कह रहे हैं, गारंटी है, ठीक है। एकदम फिक्स क्वेश्चन है ये, ठीक है, फिक्स क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे गलती से 26 लिखा गया, 25 रहेगा, ठीक है। एकदम फिक्स क्वेश्चन है प्यारे बच्चे, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता के पतन के संदर्भ में कोई संतोषजनक प्रमाण नहीं मिला है। कोई ऐसा प्रमाण नहीं मिला है जिससे ये पता चले कि हाँ हुआ है तो आर्यों के ही आक्रमण से, या फिर हुआ है तो जलवायु परिवर्तन से, या फिर हुआ है तो नदियों का मार्ग बदलने से, या फिर हुआ है तो महामारी से, बीमारी से। कोई साक्ष्य न मिला है, ठीक है। पतन के संदर्भ में अनेक इतिहासकारों का एक मत नहीं है। वो जितने भी इतिहासकार हैं अपना अलग अलग मत रखते हैं, किसी का मत एक नहीं है, बल्कि अलग अलग है। फिर भी कुछ ऐसे प्रमाण मिले हैं जिसके द्वारा अनुमान लगाया जाता है कि हड़प्पा सभ्यता का पतन निम्न कारणों से हुआ होगा, जो इस प्रकार है। यानी कि हो सकता है कि बाढ़ से आया हुआ होगा वहाँ का पतन, हो सकता है जलवायु परिवर्तन से, हो सकता है महामारी से, हो सकता है कि बाहरी आक्रमण यानी कि आर्यों के द्वारा आक्रमण से, ठीक है। तो इतना मतलब कि 4 रीजन हो सकता है कि, और बहुत काफी रीजन है, लेकिन इतना तक लिखिएगा, एकदम 2 नंबर आपको मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। 5 नंबर के लिए भी ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर के लिए भी बताया जाएगा, तो उसके लिए और अधिक लिखा गया रहेगा इसमें, ठीक है, ताकि 5 नंबर आपका मिल सके, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं प्यारे बच्चे। पूरा हम इस वीडियो में 15 सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे, और इस 15 तरह के 5 वीडियो लेके आएंगे, जिसमें 75 आपका क्वेश्चन पूरा हो जाएगा। और इसी 75 में से 30 क्वेश्चन रहेगा, जो जिसमें से आपको 15 लिखना रहेगा, 2-2 नंबर का रहेगा, 30 नंबर आपका फिक्स हो जाएगा प्यारे बच्चे। 30 होगा फिक्स केवल 75 क्वेश्चन में प्यारे बच्चे।
30 होगा फिक्स, केवल 75 क्वेश्चन में, वो भी 5 वीडियो में। कहीं कुछ नहीं करना है, बस वीडियो देखना है। उसको कहिएगा कि कितने हमारे पास तक की नोट्स आएगा भाई, तो नोट्स आने का, ठीक है, इस नंबर पे आप मैसेज कीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़िए, या फिर डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, टेलीग्राम पे ज्वाइन कीजिए, वहां पे भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन हम लोग का, हड़प्पा वासियों द्वारा व्यवस्थित सिंचाई साधनों का वर्णन करें। यानी कि उस समय सिंचाई के लिए कौन कौन से साधन था उसको बताना है। ठीक है, हड़प्पा वासियों द्वारा व्यवस्थित सिंचाई के साधन में नहरें, कुएं और जल संग्रह का उपयोग किया जाता था। ओबरा नहर भी था, नहर से सिंचाई होता था, कुआं से होता था ना भाई, और जल संग्रह से भी किया जाता था, यानी कि जल को एकत्रित करके फिर पुनः बाद में उससे सिंचाई कर लिया जाता था। हड़प्पा में सिंचाई के लिए कुएं का ही मुख्य रूप से उपयोग किया जाता था, सबसे ज्यादा उपयोग कुआं का किया जाता था, जिससे फसलों का समुचित विकास होता था। और उससे फसलों का समुचित विकास यानी कि जो जितना होना चाहिए उतना विकास हो जाता था। ठीक है प्यारे बच्चे, मैं उम्मीद करता हूं कि ये भी क्वेश्चन आप लोग बेहतरीन तरीका से समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन 2 सभ्यता के नाम बताइए, नाम लिखिए। अरे भाई वीवीआई क्वेश्चन है, 2 सभ्यता को नाम ही तो बताना है, मेसोपोटामिया की सभ्यता और मिस्र की सभ्यता। चीन की सभ्यता मत लिख दीजिएगा भाई, ये 2 लिखिए ना, क्या जरूरत है चीन के बारे में, वो थोड़ा सा उलझाऊ है। कोई कहता है चीन की सभ्यता थी, कोई कहता है नहीं थी, किताबों कहता है थी, कोनो किताब कहता है नहीं थी। तो भाई चीन के बारे में पढ़ने से मतलब क्या है, ओकरा से बढ़िया हम ये 2 ना लिख देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, महाजनपद से आप क्या समझते हैं। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है प्यारे बच्चे, महाजनपद से 2024 में भी ये क्वेश्चन पूछ ले था, एकदम हम पढ़ाए थे, और हो सकता है कि 2025 में ये क्वेश्चन रिपीट कर दे, तो ओकरा से बढ़िया है एकरा के फिर से याद कर लीजिए, अच्छा से पढ़ लीजिए। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में जिन क्षेत्रीय राज्यों के उदय की प्रक्रिया आरंभ हुई थी, वहीं 6ठी सदी ईसा पूर्व तक आते आते बड़े राज्यों में बदल गई। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में जिन क्षेत्रीय राज्यों के उदय की प्रक्रिया आरंभ हुई थी, यानी कि क्षेत्रीय राज्य जो उदय में हुआ, ठीक है, 6ठी सदी ईसा पूर्व तक आते आते वह बड़े राज्यों में बदल गई, यानी कि उसका राज्य विस्तार बड़ा हो गया। ठीक है, इन्हीं प्रभुता संपन्न राज्यों को महाजनपद कहा गया, यानी कि जो छोटा छोटा राज्य था वो बड़ा अपना रूप ले लिया, ओकरे के कहा गया, महाजनपद कहा गया। ठीक है, बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय के अनुसार 16 महाजनपद थे। ठीक है, अंगुत्तर निकाय के अनुसार 16 महाजनपद थे। महाजनपदों में वरिज और मल गणराज्य थे, और शेष में राजतंत्रात्मक प्रणाली प्रचलित थी, तथा इन महाजनपद में सबसे शक्तिशाली कौन था प्यारे बच्चे, सबसे शक्तिशाली मगध था। ठीक है, मगध जो था वो सबसे शक्तिशाली था। और मगध महाजनपद से आप क्या समझते हैं, मगध किस तरह से था उसके बारे में ये पूरा चीज, ठीक है, हम एक चैप्टर को भी पूरा एक्सप्लेन करके पढ़ाए हैं, उस वीडियो को पूरा अच्छा से देखिएगा, उसमें भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि ये भी क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हम लोग का, किन्हीं 4 महाजनपद के नाम लिखे। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है प्यारे बच्चे, 4 गो महाजनपद के नाम लिखने से आपको 2 नंबर मिल जाएगा प्यारे बच्चे, और ये 2 नंबर के लिए 4 गो नाम लिखना नहीं है, एकदम अच्छा से आएगा ना। काशी, मगध, गंधार, वज्जी, ये 4 गो हो गया, लिखिए 2 नंबर आपका हुआ। तो ये सब देखिएगा कौन कौन कितना शॉर्ट कितना छोट छोट है, मारिए पहले छोटका को लिखिए, उसके बाद बड़का को देखा जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चे, कलिंग युद्ध का अशोक पर क्या प्रभाव पड़ा। अशोक जब कलिंग युद्ध लड़ रहे थे कितना में जी, 261 ईसा पूर्व में। ठीक है प्यारे बच्चे, 261 ईसा पूर्व में कलिंग का युद्ध हुआ था ना, एकदम भीषण रक्तपात हुआ। उसी रक्तपात को देख के ना अशोक का दिल दहल गया। वो क्या किए, ठीक है, वो क्या किए जी, अरे भाई शस्त्र अपने त्याग दिए। ठीक है, कलिंग युद्ध में एक भीषण रक्तपात को देखकर अशोक का दिल दहल गया। अरे बाप रे बाप, हमने कहा तो कुछ देख के ना दहलता है जी ना। उसे युद्ध के नाम से घृणा होने लगा, और उसने भविष्य में युद्ध न करने की शपथ ले ली, और उसके बाद उन्होंने युद्ध ना करने की शपथ ले ली। ठीक है, और उसने अपनी जीवन धारा को ही बदल दिया। ठीक है, वही कलिंग के युद्ध हुआ, भीषण रक्तपात को देख के उन्होंने अपना जीवन की धारा बदल दी और शस्त्र त्याग दिया। अरे भाई इतना लिखिएगा, 2 नंबर मिलेगा भाई, केकरा रोकला से रोकाए वाली है, 2 नंबर मिलेगा आपको। ठीक है,
चलिए, मैं उम्मीद करता हूं कि ये भी आप लोग एकदम बेहतरीन तरीके से समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चे। अशोक का धम से क्या समझते हैं भाई? अशोक के धम से आप क्या समझते हैं? अशोक के जो धम है यानी कि अशोक के द्वारा धम बनाया गया, उससे आप क्या समझते हैं भाई? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है। देखिएगा, अशोक का धम जो है अशोक द्वारा चलाया गया था। अशोक का जो धम है अशोक द्वारा चलाया गया था। अशोक धम आज भी महत्वपूर्ण है। अशोक के जो धम है आज भी क्या है जी? महत्वपूर्ण है। अशोक का धम भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में महत्वपूर्ण है। अशोक के द्वारा जो धम चलाया गया वो केवल भारत में ही नहीं पूरे विश्व में। कौन कौन बौद्ध धर्म को नहीं माना जी? तो एक ब्रिटेन को छोड़ के, वहां पे ब्रिटेन में ना सफल रह सका, ब्रिटेन को छोड़ के बाकी जहां जहां भेजा लो सब पूरा हुआ था। अशोक धर्म में अशोक बताते हैं कि प्राणियों की हत्या ना करें। अब जो बौद्ध धर्म मानता है ना, वो कहा कि प्राणियों की हत्या ना करें। कितना लोग है अब बौद्ध धर्म मानने वाले, रोज मुर्गा खा रहे हैं, समझे। माता पिता की सेवा करें, गाली गलौज कर देता है सब। वृद्धों की सेवा करें, बूढ़े लोग जो लोग हैं उनकी सेवा करें। गुरुजनों का सम्मान करें। मित्रों, ब्राह्मणों एवं दासों के साथ अच्छा व्यवहार करें। अशोक का धर्म सभी धर्मों का सार है। यदि हम अशोक के द्वारा बताए गए मार्ग पर चलें तो अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इसको आप लोग लिखिएगा, 2 नंबर आपका फिक्स हो जाएगा प्यारे बच्चे, समझे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन के, यानी कि लास्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। देखिएगा, समुद्रगुप्त पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। समुद्रगुप्त पे एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है प्यारे बच्चे, ठीक है। देखिए, गुप्त शासक चंद्रगुप्त प्रथम, ठीक है, गुप्त शासक चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी उसका पुत्र समुद्रगुप्त था, ठीक है। खूब अच्छा से समझिएगा, गुप्त शासक चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी उसका पुत्र कौन था भाई? समुद्रगुप्त, ठीक है। भारतीय इतिहास में समुद्रगुप्त का स्थान एक महान विजेता तथा प्रभावशाली सम्राट के रूप में स्वीकार किया गया। प्रभावशाली सम्राट के रूप में, ठीक है, उसका मतलब कि स्वीकार किया गया उसको, ठीक है। उसने अपने विजयों के द्वारा भारत को राजनीतिक एकता के सूत्र में बांधा, ठीक है। अपने मतलब कि युद्ध लड़ता था, जीतता था, जीतने के चलते वो क्या किया? सभी को एक सूत्र में बांधा, ठीक है। समुद्रगुप्त एक महान विजेता ही नहीं बल्कि कुशल संगठन करता तथा कला और संस्कृति का प्रेरक भी था। कला भी जानता था, संस्कृति भी जानता था, उस सबका प्रेरक था, ठीक है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है, और समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है, क्योंकि देखिए लोग ना कहला फलानवे के जैसन काम करते, एकदम फलानवे हो गई बा, तो दूसर केहू के नाम की उपाधि दी जाती जब ओकरे जैसन काम किया जाता है। उसी तरह से अब यूरोप का समुद्रगुप्त नेपोलियन को कहा जाता है, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये 15 क्वेश्चन का जो फर्स्ट एपिसोड था इसको आप लोग बेहतरीन तरीका से एकदम अच्छा से समझ गए होंगे, देख लिए लोग होंगे, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो एकदम बेहतरीन तरीका से अच्छा लगा होगा तो प्यारे बच्चे लाइक करेंगे, अगर नए होंगे तो सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों में भी शेयर करेंगे। इस वीडियो का जो व्यूज़ होना चाहिए प्यारे बच्चे कम से कम 5K होना चाहिए प्यारे बच्चे, क्योंकि ये जो एपिसोड चला रहे हैं ना, ये एपिसोड 5 तक जाएगा, 5 एपिसोड तक जाएगा, और इसमें हम 75 आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन देंगे। उसी 75 में से आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, कोई 76वां क्वेश्चन नहीं होगा, एकदम गारंटी है। अन्यथा मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा, चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन। प्यारे बच्चे देखिए, वीडियो लाने में या फिर लाइव आने में थोड़ा सा समस्या है जिसकी वजह से, लेकिन अब वीडियो आपको मिलेगा। मतलब कि कभी कभी लाइव भी आके हम पढ़ाते रहेंगे। थोड़ा सा मेरा जो मतलब कि मजबूरी है वो आप लोग समझ सकते हैं। कभी अगर आपको ज़्यादा लग रहा पता ना सर क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं तो कभी कॉल करके पता कर लीजिएगा। इस तरह से पब्लिकली हम नहीं कर सकते, ठीक है प्यारे बच्चे। मिलते हैं हम लोग फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।